हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरा व्यस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी और बायोलॉजी का जो चैप्टर 11 है इसका थ्योरी हमने करा रखा है। इसका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे पहले आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए, शिवानी सिंह राजपूत, आस्क बोर्ड प्रियांशु, चलिए आस्क बोर्ड का लाडला शिवम, बहुत बढ़िया, तुषार बहुत बढ़िया, जितने भी सारे बच्चे, तनिषा गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे लाइव आइए क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बाबू अगर बात किया जाए तो 2022 में है ना, 2022 में इस चैप्टर से याद रखना है कि 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकलौता पूछा गया था। 2022 में कितना? 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकलौता पूछा गया था। 2023 की बात करें तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ठीक है। 2023 में कितना पूछा गया था? 2 से 3 ऑब्जेक्टिव। और 2024 की बात करें बाबू कि जस्ट आपके पीछे जो एग्जाम हुआ है तो इस चैप्टर से लगभग 8 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था। 8 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आया हुआ था 70 में से। तो समझ सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इससे हमको ये भी कंफर्म हो रहा है कि जब 2022 में 8 पूछा तो 2023 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव। लेकिन 2000 अगर बात किया जाए कि 24 में 8 पूछा है तो हो सकता है कि 2025 में इससे बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव आए। लेकिन ये बिहार बोर्ड का मामला है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका मामला है। जितना भी सेट करें, हम लोग को सिर्फ इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो कि हमने थ्योरी इसका बहुत अच्छी तरीके से करा रखा है, ठीक है। आज ऑब्जेक्टिव की बारी है तो शुरू कर देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से क्या कीजिएगा, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ध्यान रहे कि यही मेरा नंबर है 9135742024। आप इस पे हाई लिख के भेजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और पीडीएफ नोट्स लेना है बाबू तो 349 में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स के साथ बाबू ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सब चीज आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये आप लोग ले सकते हैं। लेने के लिए इकलौता नंबर क्या है? 6299248935, ठीक है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और ध्यान रहे कि यही 2 मेरा नंबर है। अगर इसके अलावा अगर आपके पास किसी नंबर से मैसेज जाता है तो समझिए कि वो पूरा का पूरा फ्रॉड है। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करें। क्लास को शुरू करें, एक बार बताइए सभी बच्चे यस यस। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? पहला नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए के खंड है ना बाबू, डीएनए के जो टुकड़े होते हैं इसको जोड़ने का काम कौन करता है? पहले एक बात बताइए, डीएनए को खंड को मतलब डीएनए जो होता है उसके खंड किस किस के द्वारा किया जाता है? तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के द्वारा इसके खंड किया जाता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? किनारों से काटता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या करता है? तो बीच से काटता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीएनए के खंड का गमन एनोड से मतलब एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफेरेसिस मतलब इलेक्ट्रो क्या होता है? फोरेसिस में किया जाता है। तो इसके कारण जो डीएनए खंड का प्रभाव होता है वो किस तरफ होता है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। हमने आपको ये भी बताया था कि जब डीएनए को खंड को काटा जाता है, जैसे हमने बता दिया कि कोई मान लीजिए कि व्यक्ति है जिसमें क्या है, कोई जीन है, डीएनए में उपस्थित कोई जीन है जो उसमें क्या है कि उसका मान लीजिए कि उसका उस लड़के का बाल सही है ना, तो उसमें उपस्थित जीन के कारण ही क्या होगा? उसका बाल अच्छा होगा, घना होगा। तो अब जब इसको निकालना होगा तो सबसे पहले डीएनए को निकालेंगे, फिर कटिंग करेंगे, है ना। अब काटने के लिए भी किस एंजाइम की आवश्यकता होगी? इसको जोड़ने के लिए भी। और इसमें से जीन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो इलेक्ट्रोफेरेसिस लैब से गुजारा जाता है, जिसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है, सब चीज हमने पढ़ा रखा है आपको। तो उसमें क्या होता है, जो प्यारे बच्चों डीएनए के खंड होते हैं ना वो क्या होते हैं? ऋण आवेश की तरफ होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आवेश की तरफ। तो जितने भी सारे बच्चे ए मार रहे हैं बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी सारे बच्चे बोले हैं ए, पॉजिटिव की तरफ नहीं, ऋण आवेश होता है, ठीक है। ऋण आवेश नेगेटिव की तरफ होता है, क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ये बताया था आपको थ्योरी जब करा रहे थे तो बाबू हमने बताया था कि ये प्लांट ए है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि ये क्या है बाबू? एक प्लांट ए है, ठीक है, और ये प्लांट बी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए
कि इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा होगा, यहां पे हम लिख देते हैं ओनली अच्छा होगा, ठीक है, रोग प्रतिरोधक अच्छा होगा, लेकिन इसमें फल कम लगते होंगे। और इसका क्या होगा, फल ज्यादा लगेगा, है ना, फल क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन इसका क्या होगा, रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं होगा। तो इसमें क्या होंगे, कीड़े लग जाएंगे और हर वातावरण में अपने आप को ये संतुलित नहीं रख सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें उपस्थित कोई ना कोई जीन होगा, है ना, इसके डीएनए में उपस्थित कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जो इसके कारण क्या होगा कि इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको इसमें स्थानांतरित कर देते हैं, यानी इस वाले जीन में क्या करते हैं हम लोग, स्थानांतरित कर देते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, तो ये जो बना हुआ है ना हमारा नया, इसको हम लोग पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पुनर्योगज डीएनए में जंतु कोशिका में किसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि जंतु कोशिका में इसको क्या किया जाता है, प्यारे बच्चों, अंतःक्षेपी किया जाता है। तो बाबू याद रखना है कि पादप में जिन गण के द्वारा, यानी ये जो बन गया इसका कॉपी बना लेते हैं पीसीआर विधि द्वारा। तो उसके बाद से क्या किया जाता है, जब अनेक कॉपी या इकोलाई करके कॉपी बना दिया जाता है, तो इसमें जो उपस्थित डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं, तो पादप में अगर करना होगा तो पादप में जिन गण के द्वारा होता है। पादप में किसके द्वारा होगा बाबू, जिन गण के द्वारा। अगर आपको किसमें करना होगा, जंतु कोशिका में, तो सूक्ष्म अंतः प्रक्षेपण के द्वारा किया जाएगा। तो सूक्ष्म अंतः प्रक्षेपण के द्वारा यहां पे क्या किया जाएगा, उसमें स्थानांतरित किया जाता है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, सूक्ष्म अंतः प्रक्षेपण के द्वारा। और पादप में किसके द्वारा, तो जिन गण की सहायता से किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए अगला, कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संशोधित करते हैं, है ना। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए का क्या करना है, पृथक्करण करना है ना, ये सारी चीजें हमने थ्योरी में करा रखी है बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए थ्योरी करना जरूरी है सभी बच्चों को, खास करके बायो में, क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन आएगा ना तो सब थ्योरी से ही सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संशोधित किया जाता है, तो बाबू डीएनए के पृथक्करण के लिए कौन सा एंजाइम से संशोधित किया जाएगा, एक बार राइट आंसर बता दीजिए। तो इसके लिए क्या, काइटिनेज की आवश्यकता पड़ती है ना, किससे, काइटिनेज, यानी काइटिनेज हमारा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काइटिनेज। बाबू काइटिनेज मारिएगा काइटिनेज 2 नंबर, 1 मिनट देख लेते हैं। हिंदी 3 पहली प्रतिबंध एंजाइम, प्यारे बच्चों हिंदी 3 है जी। अच्छा, पहली प्रतिबंध एंजाइम का नाम पूछा गया है, तो पहला प्रतिबंध तो इको आ रहा ही ना होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे पहला हटा दीजिए, इसका सभी कर देते हैं क्योंकि पहला वाला भी क्वेश्चन है, हटा दीजिए। प्रतिबंध एंजाइम ऐसे कर दीजिए कि प्रतिबंध एंजाइम कौन सा है, तो पहला मतलब इसका पहला पहले हटा दीजिए, उसका हम बता देंगे। तो इसमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबंध एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। काइटिनेज इसका हो गया। अगला कि इनमें से कौन सा यहाँ पे ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन सा प्रतिबंध एंजाइम है। तो सबसे पहला प्रतिबंध तो हमारा हिंदी 3 है जिसमें उसमें था, है ना। लेकिन अगर इनमें से कौन सा है जो यहाँ पे प्रतिबंध एंजाइम नहीं है, तो इसमें प्रतिबंध एंजाइम कौन सा है, इको आर आई हमारा प्रतिबंध एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे बैम एच आई ये भी हमारा क्या है, प्रतिबंध है। हिंदी 3 भी हमारा क्या है, प्रतिबंध एंजाइम है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा पेक्टिनेज जो है हमारा प्रतिबंध एंजाइम ये नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु के यहाँ पे तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है ना। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसे तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, बताइए फटाफट से। तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज, तो बाबू तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किससे होता है, तो थर्मस इक्वेटिस से होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा हार्ड है ऑब्जेक्टिव को लेके, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर था ना इससे 8 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था ओनली 2024 में, है ना। और इतना डीपली पूछा गया था वो आपके सामने है, ठीक। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये भी देखिए 7वां क्वेश्चन है, 8 प्लस यानी 9 से 10 क्वेश्चन था जो 2024 में इसी चैप्टर से था, ठीक है। और 2022 में भी था, 2023 में 2 से 3 था, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। 2024 में बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विधि है जिसमें क्या किया जाता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इसका प्रवर्धन किया जाता है। तो बाबू न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जल्दी से जल्दी 7 का राइट आंसर बता दीजिए, पीसीआर। पीसीआर क्योंकि जब प्यारे बच्चों पीसीआर से क्या किया जाता है, बहुत सारे उसकी कॉपी लाखों करोड़ों में इसकी कॉपी तैयार की जाती है जो हमारा बाबू पुनर्योगज डीएनए बना होता है उसका, ठीक है। तो पीसीआर मार दीजिएगा। अगला देख लीजिए
कि बाबू इको आर आई पर यहाँ पे प्रतिबंध एंजाइम जो होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है प्यारे बच्चों इको आर आई, है ना, डीएनए में किस अनुक्रम को काटता है? तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाया था? पैलिंड्रोम, है ना। पैलिंड्रोम में के बारे में हमने क्या पढ़ाया था कि वर्णों का एक ऐसा समूह जो आगे से और पीछे पढ़ने से क्या होता है? समान होता है। हमने आपको पैलिंड्रोम पढ़ाया था, जैसे जहाज हो गया, कनक हो गया, है ना, मलयालम हो गया, कि शुरू से और अंत से पढ़िए तो समान दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों पैलिंड्रोम के अंतर्गत कौन सा आता है? तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 5 डैश से यहाँ पे 3 डैश है और इसके बीच क्या है? यहाँ पे GAATTC होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा होता है। तो बाबू यहाँ पे आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए ग्वानिन के साथ क्या जुड़ा होता है? साइटोसिन। एडिनिन से थाइमिन जुड़ा होता है, एडिनिन से थाइमिन, थाइमिन से साइटोसिन, और थाइमिन से साइटोसिन, और साइटोसिन से ग्वानिन, है ना। तो प्यारे बच्चों आगे से पढ़िए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 डैश और ये हमारा 5 डैश, है ना। आगे से और पीछे से पढ़ने से क्या होता है प्यारे बच्चों? समान होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और पैलिंड्रोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कहने का मतलब इको आर आई प्रतिबंध एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो प्यारे बच्चों ये पैलिंड्रोम वाला जो होता है इसको काटता है, यानी हमारा GAATTC ये हमारा काटता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? तो बाबू इको आर आई हमारा होता है, आपको पता है, हिंदी 3 भी होता है और बेम HI भी होता है, ठीक है, लेकिन पेक्टिनेज नहीं होता है। हमने आपको बता दिया कि पेक्टिनेज हमारा नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। 2023 में 2 क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब देखिए पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है बाबू? पुनर्योगज डीएनए टीके क्या होते हैं? तो पुनर्योगज डीएनए यानी प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि जब किसी अच्छे जीन को क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है उस जीन में, तो वो जो प्यारे बच्चों डीएनए बना होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुनर्योगज डीएनए, है ना प्यारे बच्चों। और पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? तो एक इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों, जो पुनर्योगज डीएनए होता है ना, ये क्या होता है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा अंग है जो एरिथ्रोसाइटस, यहां पे याद रखना है कि एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो प्लीहा यानी तिल्ली को जाना जाता है। कि यहाँ पे एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबू याद रखना है कि स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली को जाना जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि आणविक तकनीक, जिसमें बाबू देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लग नहीं रहा होगा कि आप बायो पढ़ रहे हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन। अगर 9 चैप्टर के बाद जाएंगे ना तो ऐसी टाइप का क्वेश्चन 4-5 चैप्टर में मिलेगा, और उससे अगर ज्यादा क्वेश्चन उठा लिया तो फिर तो मोय मोय हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आणविक तकनीक, ऐसा कौन सा आणविक तकनीक है जिससे किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इंट्रो यानी इनविट्रो यहाँ पे क्या संश्लेषित किया जा सकता है, यानी उसकी कॉपी बनाई जा सकती है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तकनीक है जिससे जो इच्छित जीन है प्यारे बच्चों, वांछित जीन है, उसकी अनेक कॉपी बनाई जा सकती है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमने क्या बताया? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा बहुत सारी उसकी कॉपी बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि हमने आपको समझाया कि ये कोई बालक है, इसका बाल बहुत अच्छा है, घना है, लंबा होता है, सिल्की होता है, और ये एक बालक है जिसमें इक्का दुक्का बाल है और वो भी हो तो वो झड़ जाता है। तो इसमें प्यारे बच्चों इसके डीएनए में उपस्थित कोई ना कोई तो जीन होगा, कोई ना कोई तो प्यारे बच्चों इसके डीएनए में उपस्थित जीन होगा जो क्या कर रहा होगा बाबू? यहां पे ध्यान में रखना है कि इसके बालों को सहायता दे रहा होगा, लेकिन इसके डीएनए में वही नहीं होगा। तो क्या किया जाएगा बाबू? यहां पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस डीएनए को क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे, पृथक्करण करेंगे, इसको क्या करेंगे? काटेंगे, उसके बाद से इलेक्ट्रोफोरेसिस माध्यम से गुजारेंगे जिससे इसका जीन का पता लगेगा। उसके बाद से क्या करेंगे प्यारे बच्चों की? इसकी कॉपी बनाएंगे। तो इसकी कॉपी किसके द्वारा बनती है? तो पीसीआर से इसकी क्या किया जाता है? बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है। मान लीजिए बार बार इसके डीएनए को निकाल के एक एक आदमी में थोड़ी लगाया जाएगा, इसके डीएनए में निकाल के इसके जीन को चिन्हित किया जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस से। उसके बाद से क्या किया जाएगा? इसके जीन की बहुत सारी कॉपी लाखों करोड़ों में बनाई जाती है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो बाबू याद रखना है कि पीसीआर विधि के द्वारा बनाई जाती है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगला है कि मानव जीनोम, यहां आप देखिए प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज। देखिए यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि प्यारे बच्चों ये संभावित क्वेश्चन बता रहे हैं। और बायोलॉजी को आपको देखिए, बायोलॉजी को एकदम अच्छे से करने का तरीका क्या है?
रटने से नहीं होगा, आप थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़िए, जो कि हमारे नोट्स में पूरा डिटेल में है A to Z। अगर हमारा बायोलॉजी का जो भी बच्चा नोट्स पढ़ लेता है ना पूरा डिटेल में, 100% है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना गारंटी देते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज जो किया था प्यारे बच्चों, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अमेरिकन वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो फ्रांसिस यहाँ पे कॉलिंस था। यहाँ आप देखिए कि रोडेरिक्स है ना, याद रखना है कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, भले इनके नाम में फ्रांसीसी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये अमेरिकन थे। अमेरिकन वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी कॉलिंस तथा यहाँ आप देखिए रेडिरिक ने इसकी खोज की थी। किसकी? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं? बताइए फटाफट से, ए वाले बच्चे जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए कि पोषण डीएनए के संबंध, यहाँ पे देखिए विषाणु जीनोम कहलाता है। तो पोषक डीएनए, इसमें क्या बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा ना बाबू जो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बायो है और बायो के ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको याद ही करना पड़ता है कि पोषक डीएनए के संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। तो पोषक डीएनए के संबंध में जो मतलब विषाणु जो जीनोम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं, है ना, प्रोफेज कहते हैं। तो प्रोफेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो दो ऑप्शन दे दिया है ना, तो ये ऑप्शन एक काट दीजिए, हमारा प्रोफेज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि आणविक जिन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? बाबू आणविक जिन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाबू आणविक जिन अभियांत्रिकी में टुबैको यानी तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, टमाटर का नहीं, टमाटर नहीं, गाजर नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको क्लियर कर लेना है कि आणविक जिन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग होगा? तो तंबाकू का होगा, है ना, ये आप लोग याद रख लेना है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। तो परजीवी पौधे किसके द्वारा विकसित किए जाएंगे? तो जब तक इसमें विदेशी जीन का प्रवेश नहीं होगा तब तक प्यारे बच्चों क्या होगा? परजीवी पौधे विकसित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन रहे कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं तो आप लोग क्या आंसर लगाइएगा? विदेशी जीन के प्रवेश से, है ना, परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं तो विदेशी जीन के प्रवेशन से, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग पढ़िए इससे बाबू, 2024 में 10 गोले ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में काफी उपयोगी है? अब बताना है कि इसमें से कौन सा है जो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में काफी ज्यादा उपयोगी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कौन है जो सूक्ष्म जीव, यानी कौन सा ऐसे मतलब सूक्ष्म जीव है जो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी प्यारे बच्चों कि इसमें सबसे ज्यादा काफी उपयोगी कौन सा है? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में सबसे ज्यादा काफी उपयोगी होता है प्यारे बच्चों एग्रोबैक्टीरियम एम ट्यूनिफेसियंस। अगर ये ऑप्शन दिख जाए आपको, है ना, अगर ये ऑप्शन दिख जाए एग्रोबैक्टीरियम एम ट्यूनिफेसियंस तो ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो ए ऑप्शन आप लोग मारिएगा, बिल्कुल सही होगा बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कि इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या होता है? इको आर आई, इको प्यारे बच्चों, इको यहाँ पे ECORI एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो प्यारे बच्चों होता है इकोलाई, है ना, ये आपको याद रखना है। ये सब कुछ इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद कीजिए कि ECORI का क्या है? इकोलाई है, ठीक है, क्लियर रखना है। ये हमारा ए और बी दोनों गलत आंसर हो जाएगा, तो 18 का क्या मारिएगा? बी ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए अगला कि प्लाज्मिड है एक, प्लाज्मिड एक क्या होता है? तो बाबू प्लाज्मिड के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक कवक नहीं है, ये एक प्लाज्मिड नहीं है। प्लाज्मिड यहाँ पे प्लाज्मा काला का एक भाग नहीं है, क्या है? जीवाणु कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो प्लाज्मिड के बारे में अगर बात किया जाए कि प्लाज्मिड एक क्या है, तो जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है? कि अगर आपसे बोला जाएगा विषाणु जीनोम, है ना, विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है? तो विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए से संयुक्त होने की क्रिया को हम लोग प्रोफेज कहते हैं। तो प्रोफेज हमारा कहां पे है? तो बाबू प्रोफेज हमारा राइट आंसर है। तो ये सब आपको क्लियर रखना है, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी पूछा नहीं गया है लेकिन ये संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब संभावित क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए डीएनए तत्व जिसमें स्थित परिवर्तन की योग्यता होती है वो क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए तत्व, है ना, कोई भी डीएनए तत्व है जिसमें स्थित परिवर्तन की योग्यता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू डीएनए तत्व जिसमें स्थित
परिवर्तन की योग्यता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोजन, है ना, ट्रांसपोजन कहते हैं। यानी ट्रांसपोजन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है बच्चे? बाबू बायोलॉजी से भागिए मत, ठीक है। अर्पित अर्पित ठाकुर जी, खुल जाएगा बाबू, आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए खंड को जोड़ता है। बाबू मान लीजिए कि डीएनए है, तो डीएनए को काटने के लिए भी किसी एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। डीएनए को जोड़ने के लिए भी क्या होगा, एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसी को तो हम लोग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं, है ना। यानी डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि इंडोन्यूक्लियस, ये तो काटता है ना प्यारे बच्चों, ये तो काटता है ना। हम लोग ग्लाइकेज, यहाँ पे याद रखना है कि लाइगेज एंजाइम जो होता है डीएनए खंडों को क्या करता है, जो डीएनए खंड को काटा जाता है, किसके लिए, जीन को पहचानने के लिए। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ने का जो काम करता है लाइगेज एंजाइम करता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। देखिए किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक का उत्पादन होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक, यानी रूपांतरित कर देना, तो ये तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपसे बोला जाएगा कि बाबू कि किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है, तो रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो प्यारे बच्चों ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के तकनीक में भी ये आता है ना। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार के होता है, पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एगो केमिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि किसी तकनीक के द्वारा, यानी किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है, तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा होता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन इसमें याद रखना है। और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या आता है, तो प्यारे बच्चों डीएनए को खोजना, डीएनए को काटना, है ना, डीएनए को प्यारे बच्चों स्थानांतरित करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और रासायनिक इंजीनियरिंग क्या है, तो प्यारे बच्चों एगो सबसे पहले तो रोग प्रतिरोधक एगो माहौल बनाना, है ना। और उसके बाद से क्या होता है कि बाबू डीएनए को काटने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी वो उसी में आएगा, डीएनए को जोड़ने के लिए जिसकी एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी वो रासायनिक में आएगा, इंजीनियरिंग में, है ना, स्थानांतरित करने के लिए भी, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी, यानी याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी केंद्र का नाम क्या है, दिल्ली में स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम बताइए। जो दिल्ली में स्थित है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी है प्यारे बच्चों, दिल्ली में स्थित उसका नाम क्या है, तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत, इंदिरा गांधी गलत, लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। बाबू दिल्ली में क्या स्थित है, तो लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है। तो लाल बहादुर वाला आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर, सुबह, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सबसे पहले बड़े प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला जाता है डीएनए के खंडों को, इसीलिए डाला जाता है ताकि उसमें उपस्थित जिन का पता चल सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब उसमें लाइट मारी जाती है ना, तो उसमें से जो हमारा जिन होता है ना, वांछित जिन होता है, वो लाल कलर का दिखता है, ठीक है। लेकिन उसको देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो बाबू ये सब उसी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने आपको थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि डीएनए को देखने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है डीएनए को देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी जनसंख्या में, है ना, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उनके अलील कहलाते हैं, तो उसे हम लोग जीन कोष कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं, तो उसके अलील कहलाते हैं प्यारे बच्चों जीन कोष। और जीन कोष आप लोग को याद रख लेना है, जीन बैंक नहीं, जीन प्रवाह नहीं बाबू, जीन कोष कहलाता है, क्लियर रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि पुनर्योगज डीएनए, है ना, ये जो पुनर्योगज डीएनए हमने आपको बता दिया ये कैसे बनता है, पुनर्योगज जो डीएनए होता है कैसे बनता है। अब बोला जा रहा है कि प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है, यानी पुनर्योगज डीएनए जो जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया था, तो पहला कौन सा है, तो बाबू पहला जो है हमारा इंसुलिन बनाया गया था। तो इंसुलिन आपको 100% राइट आंसर मारना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, है ना, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो मानव हार्मोन क्या है, इंसुलिन है। और इंसुलिन ही प्यारे बच्चों बनाया गया था। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से इंसुलिन मारिए, लाखों से रेजा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सभी बच्चे। चले, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। थैंक यू सो मच बाबू। ये देखिए जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है, अभी हमने आपको बताया कि सूक्ष्म अंत
प्रवर्धन किसके लिए है और जिनगण किसके लिए है। तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि जिनगण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, यानी जिनगण इनमें से किसके लिए है। तो पादप कोशिकाओं का रूपांतरण के डीएनए उंगली छापन, नहीं डीएनए उंगली छापन बिल्कुल गलत। यहां पे अहानिकारक रोगजनक संवाहक गलत। संवाहक के साथ जोड़ना पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, बाबू ये भी गलत। हमने क्या बताया था आपको कि जीनगण किसके लिए है, तो पादप कोशिकाओं का रूपांतरण करने के लिए है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्यारे बच्चों जो प्रतिबंध एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब क्या, प्रतिबंध एंजाइम। प्रतिबंध एंजाइम जाने जाते हैं प्यारे बच्चों किसके लिए, है ना। प्रतिबंध एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबंध एंजाइम प्यारे बच्चों क्या होता है, तो प्रतिबंध एंजाइम को हम लोग आणविक कैची के नाम से भी जानते हैं, जो कि थ्योरी में बहुत स्पष्ट किया था। आणविक कैची भी कहा जाता है प्रतिबंध एंजाइम को, है ना। अगर यहां पे याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो बाबू इसे आणविक कैची के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमने थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो आणविक कैची कितने भी सारे बच्चे बता रहे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 2 का बाबू हम सही कर दिए, फिर भी सही कर देंगे एक बार और। चलिए कि इच्छित जिन के बहुलीकरण है तो किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो इच्छित जिन होते हैं उनके बहुलीकरण यानी बहुत सारा कॉपी बनाने के लिए, है ना। जो वांछित जिन होते हैं जिसका रोग प्रतिरोधक अच्छा हो, मतलब वो अच्छा जिन हो, वांछित जिन हो, है ना, तो उसका प्यारे बच्चों कॉपी हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं, यानी बहुलीकरण किसके प्रयोग से करते हैं। तो बाबू हमने आपको बताया कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि उसका बहुत सारा कॉपी बना लेते हैं। जिनका क्या करते हैं, लाखों करोड़ों में इसके द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा इसका कॉपी बनाया जा सकता है। तो यहां पे क्या कीजिएगा, पीसीआर, यानी प्यारे बच्चों याद रखना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा इसका बहुत सारा बहुलीकरण कर सकते हैं, बहुत सारे उस जिन का कॉपी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। यानी बाहरी यहां पे याद रखना है सबसे पहले कि बाहरी डीएनए को, है ना, यहाँ पे मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, जिनगण का करेंगे कि प्यारे बच्चों माइक्रो यहाँ पे पेपिड का करेंगे कि ए और बी दोनों का करेंगे। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु, चलिए जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए किसका प्रयोग करेंगे। तो बाबू याद रखना है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए जीन कण का हम लोग प्रयोग करेंगे और माइक्रो यहाँ पे पेपिड का भी प्रयोग करते हैं, यानी इनमें से दोनों वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी सारे बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनोद, रंजीत, चलिए इंजमाम बहुत बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ऐसे ही आंसर देते चलिए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, यानी प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, तो बाबू हमारा इको आरआई होता है। हिंदी हमारा प्राथमिक है, जो कि पहले वाले में हम सुधारे थे। यहाँ पे बैम एचआई नहीं होगा बाबू, सॉरी ये भी तो होता है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी हमारा होता है। यानी इनमें से सभी क्या होगा बाबू, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। अब यहां पे बताना है कि कौन सा ऐसा संवाहक है ना, ऐसा कौन सा संवाहक है जो डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है ना। जिसका क्लोनिंग कर सकता है वो क्या है, कॉस्मिड है, नहीं बाबू यहाँ पे बीएससी है ना, वाईएससी है नहीं, प्लाज्मिड करता है। तो प्लाज्मिड हमारा क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंडों का क्लोनिंग कर सकता है। तो क्लोनिंग कौन करेगा, तो प्लाज्मिड करेगा। अगला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, है ना, डीएनए उंगली छापन, इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए उंगली छापन, डीएनए उंगली छापन के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है। तो डीएनए किसके लिए प्राप्त होगा, तो श्वेत यहाँ पे रुधिर कणिका के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स, बाल जड़ कोशिका के लिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे देह स्राव के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जितने भी सारे बच्चे डी हैं बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में डीएनए उत्पादक स्थल, यानी हमारे शरीर में कहां से डीएनए मतलब उत्पाद होता है, किसके द्वारा, यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा द्वारा, प्यारे बच्चों आस्टी यहाँ पे देखिए ओसाइट्स के द्वारा नहीं, यहाँ पे एरिथ्रोसाइटस के द्वारा नहीं। बाबू अगर आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर में डीएनए उत्पादन का स्थल कौन सा है, तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट याद रखना है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है बाबू, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों,
बच्चों क्लोनिंग संवाहक करता है कि प्रतिबंध यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस तथा एंडोलाइगेज का, कि यहाँ पे जैल विद्युत कण संचालन। बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है तो प्यारे बच्चों क्लोनिंग संवाहक भी करेगा। प्रतिबंध यहाँ देखिए एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को काटने का काम करता है, लाइगेज जो जोड़ने का काम करता है, जेल यहाँ पे वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, जिससे प्यारे बच्चों पता लगाया जाता है कि जीन कहां पे है, यानी इनमें से सभी का ये करेगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 36 का जितने भी सारे बच्चे हैं जो डी मारे हैं बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बाबू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, तो लाइगेज हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, ये जोड़ने का काम करता है। लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस जो होता है डीएनए को काटता है, और प्यारे बच्चों एंडोन्यूक्लियस है जो डीएनए को काटता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है कि बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे याद क्या करना है कि ये दोनों वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइगेज जोड़ने का काम करता है और जबकि एंडोन्यूक्लियस काटने का काम करता है डीएनए को, और एंडोन्यूक्लियस भी काटने का काम करता है डीएनए को। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को बीच से काटता है, और ये साइड साइड से काटता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। अगला एगारोज किससे प्राप्त होता है, तो प्यारे बच्चों एगारोज क्या होता है कि जो समुद्र में गाज हो गया है ना, जो पतझड़ उज्जड़ होते हैं ना, उसी को एगारोज कहा जाता है। तो समुद्र में जो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो पतझड़ उज्जड़ होते हैं यानी समुद्री घास से एगारोज प्राप्त होता है ना, उसी से प्राप्त होता है। जो समुद्र में पतझड़ हो गया है ना, यहाँ पे यही सब होते हैं, खरपतवार पतझड़, उसी से हमारा क्या होता है, एगारोज प्राप्त होता है। तो समुद्री घास राइट आंसर। अगला की प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा है जो डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग डीएनए को देखने के लिए करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए कि इको आरआई प्रतिबंध एंजाइम निम्नलिखित में से किसके क्या है, बाबू अनुक्रमान, यहां पे अनुक्रमा का पहचान है। तो बाबू इको आरआई से क्या होता है ना, इसकी कॉपी बनाई जाती है इको आरआई से, है ना। और प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे ये जो प्रतिबंध एंजाइम है निम्नलिखित में से किस अनुक्रमा का पहचान करता है, तो हमने क्या बताया, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, तो वर्णों का एक ऐसा समूह जो आगे पीछे से पढ़ने पे समान लगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, GAATTC, यानी इसको आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए बिल्कुल समान लगेगा, क्योंकि ग्वानिन के साथ क्या होगा प्यारे बच्चों याद रखना है, साइटोसिन जुड़ा होगा, एडेनिन के साथ थाइमिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ साइटोसिन, और थाइमिन के साथ साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ प्यारे बच्चों क्या, ग्वानिन। यानी प्यारे बच्चों GAATTC पढ़िए, या यहाँ पे पढ़िए प्यारे बच्चों GCCTTA, यानी याद रखना है कि इस प्रकार से, है ना। अरे यहाँ पे सी कैसे होगा, हम ही से गलती हुआ है। देखिए यहाँ पे थाइमिन के साथ क्या होगा प्यारे बच्चों, एडेनिन ना जुड़ा होगा, तो एडेनिन जुड़ा होगा, और साइटोसिन के साथ GAATTC, या प्यारे बच्चों GAATTC, इधर से भी पढ़िए तो GAATTC, इधर से भी पढ़िए तो GAATTC, ये पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लावर स्लावर, यहाँ पे इनमें से क्या है, तो फ्लावर स्लावर क्या है प्यारे बच्चों, तो एगो परजीवी टमाटर है, परजीवी टमाटर बोला जाता है। फ्लेवर स्लावर को क्या कहा जाता है, एगो ट्रांसजेनिक टमाटर है, ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए गोल्डन राइस इनमें से किसकी विटामिन की प्रचुर मात्रा में रहती है, यानी गोल्डन राइस में कौन सा ऐसा है जिसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो जो सुनहरा धान होता है, गोल्डन राइस होता है, तो प्यारे बच्चों उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो यहां पे लिखिएगा विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। अगला कि प्राइमर्स का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमर्स का उपयोग आप कहां पे करेंगे, तो आप इसका राइट आंसर बता दीजिए 43 का, कि प्राइमर्स का उपयोग आप लोग कहां पे करेंगे, क्लोनिंग में करेंगे, डीएनए संवर्धन की पीसीआर में, किन में से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर बता दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए फटाफट से। सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का आ रहा है क्या, डीएनए संवर्धन में किया जाता है, प्राइमर्स का उपयोग पीसीआर में किया जाता है जी, कि डीएनए संवर्धन में, प्राइमर्स का उपयोग डीएनए संवर्धन में किया जाता है, क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला देख लीजिए कि पीसीआर अवधि आवश्यक है। तो बाबू पीसीआर अवधि किसके लिए आवश्यक है? तो पीसीआर अवधि हमारा डीएनए संवर्धन के लिए होगा। एक मिनट, पीसीआर अवधि हमारा क्या होगा? डीएनए संवर्धन के लिए होगा। ठीक है, पीसीआर अवधि हमारा डीएनए संवर्धन के लिए होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे प्राइमर्स का उपयोग हम लोग डीएनए संवर्धन में नहीं, पीसीआर में करते हैं। याद रखिएगा, पीसीआर 100% होगा। अभी समझ में आया कि प्राइमर्स का उपयोग हम लोग पीसीआर में करते हैं। ठीक है, प्राइमर्स का उपयोग पीसीआर में करते हैं ना। और प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछेगा पीसीआर विधि आवश्यक किसके लिए है, तो डीएनए संवर्धन के लिए। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा, है ना। यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रखिएगा कि प्राइमर्स पीसीआर के लिए है और पीसीआर विधि डीएनए संवर्धन। अब देखिए एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। तो हमने आपको ये बताया कि एगारोज जो जेल है किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज क्या होता है? समुद्री घास से प्राप्त होता है। वहां पे जो खरपतवार ये सब होते हैं ना, है ना, उसी से ये प्राप्त होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? समुद्र में जो खरपतवार होते हैं, गाज होता है, उसी से हमारा क्या होता है बाबू? एगारोज प्राप्त होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय होता है ना। इसको बता चुके हैं कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, क्या होगा प्यारे बच्चों? वो अपना काम करेगा। तो उस एंजाइम का नाम है टेक पॉलीमरेज, है ना। टेक पॉलीमरेज जो होता है बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि उच्च तापमान पे भी क्या रहता है? सक्रिय होता है, निष्क्रिय ये नहीं होता है। उच्चतम तापमान पे भी टेक पॉलीमरेज सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? बाबू रेशेदार प्रोटीन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो रेशेदार प्रोटीन है ना। तो रेशेदार प्रोटीन कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं होगा बाबू, क्या होगा? फाइब्रोजेन, है ना। यहाँ पे याद रखना है, ये रेशेदार प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेशेदार प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा? तो फाइब्रोजेन हो जाएगा। अगला कि कौन सा न्यूक्लियम अम्ल के बहुलक है? यानी न्यूक्लियक अम्ल किसका बहुलक होता है? तो न्यूक्लियोटाइडस का होता है। न्यूक्लियोटाइडस का क्या होगा? न्यूक्लियक अम्ल बहुलक होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों आरएनए की बात किया जा रहा है, आरएनए, है ना। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? थाइमीन नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। तो थाइमीन किसमें है? ये डीएनए में पाया जाता है। आप सभी बच्चों को पता होगा डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। बाकी ये जो यूरासिल है ना, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो कौन नहीं पाया जाएगा? थाइमीन। कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है बाबू? यूरासिल उपस्थित रहता है ना। यूरासिल जो होता है ना, ये आरएनए में, इकलौता आरएनए में होता है। ठीक है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो हमारा यूरासिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो बाबू पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो बाबू डीएनए एम्प्लीफिकेशन में करते हैं। डीएनए की पहचान करने के लिए नहीं, डीएनए का रिपेयर करने के लिए नहीं, डीएनए के खंडों के लिए नहीं बाबू, डीएनए का क्या? एम्प्लीफिकेशन यानी उसकी कॉपी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? यानी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को आप लोग क्या कहेंगे? एक बार बता दीजिए तो सभी बच्चे कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? क्या उत्तक संवर्धन कहते हैं, कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं, कि क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, कि अनुप्रवास संसाधन कहते हैं? 52 का आप राइट आंसर बताइए। सभी बच्चों से निवेदन है। और बाबू बायोलॉजी का यही सब चैप्टर खतरनाक होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बढ़िया बढ़िया आदमी इसमें फेल कर जाता है ना। कंफ्यूज बहुत आदमी होता है इसमें, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर आपको यही रखना है। इसके लिए देखिए बायोलॉजी को आपको एग्जाम अगर आपको बहुत अच्छा करना है ना, आप नोट्स पढ़िए प्यार बच्चों, जितना डिटेल हो सके ना थ्योरी कीजिए। जितना थ्योरी आप डिटेल में करेंगे ना बाबू, नोट्स पढ़ेंगे, जितना थ्योरी डिटेल में करेंगे ऑब्जेक्टिव आप उतना आसानी से कर सकते हैं। तो थ्योरी ज्यादा कीजिए। ठीक है, इसके लिए, है ना। तो याद रखना है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? तो बाबू इसको, इसी को हम लोग कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। बताइए, तो इसी को हम लोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। एक बार फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल इसी को कहते हैं। यहाँ पे कौन है? शिव शशि भूषण कुमार आस्कबोर्ड जी सर जी। चलिए आयुषी बहुत बढ़िया, तनिषा चले बहुत बढ़िया, फर्जी फिजिक्स का 19 नंबर क्वेश्चन 100% सही था। ठीक है, 100% सही था। ठीक है, जाके चेक कीजिए कहीं भी, टिक मार के उसको सॉल्व किया गया था। ठीक है, रोहित कुमार 100% सही था। साकेत चलिए, खुशी बहुत बढ़िया, तनु तिवारी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है,
तो जितने भी सारे बच्चे ये इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इतना क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी सारे बच्चे इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन संभावित है जो आपके 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब भी करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों जब भी नोटिफिकेशन हो आपके पास मिले, ठीक है। तो इतना काम कर दीजिए। अब फिर बाबू आज सुबह में जो 6 AM में हुआ था, क्रैश कोर्स हुआ था बायोलॉजी के चैप्टर 3 का, जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन हमने आपको सुबह 6 AM में पढ़ाया था। अभी बायोलॉजी का हमने 11 क्या किया, चैप्टर को हमने क्या किया कि जो चैप्टर 11 है ना, जो चैप्टर 11 है इसको हमने क्या किया, अभी ऑब्जेक्टिव करा दिया, थ्योरी करा चुके हैं। फिर हम लोग 6:30 बजे क्या बायो का ही मोस्ट इंपोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद से रात में हम लोग केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों से निवेदन है आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शाम का इंतजार कीजिए, शाम में आपका क्लास होगा 6:30 बजे बायो का ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।